हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में दिल खोल कर के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की शानदार जानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग कुमार मित्तल बुक के चैप्टर नंबर 5 तक हो गया। चैप्टर नंबर 6 और 6 का नाम क्या है? बल, न्यूटन के गति विषयक नियम। चैप्टर के धुआंधार बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दोस्तों जब क्वेश्चंस देखेंगे ना, बहुविकल्पी क्वेश्चंस, उसी के थ्रू जो उस चैप्टर की जो थोड़ा बहुत थ्योरी है उस थ्योरी को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो निकालिए कॉपी और पेन, हो जाइए तैयार और लीजिए इस बहुविकल्पी क्वेश्चंस का ज़बरदस्त एंजॉय। दोस्तों 7 ही क्वेश्चंस हैं, होना चाहिए था दोस्तों कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, लेकिन 7 ही क्वेश्चन दिया है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग 7 ही क्वेश्चन लगाते हैं। बहुविकल्पी में 7 ही क्वेश्चन दिया है आपके इस कुमार मित्तल बुक में जो नई वाली आ गई है। पुरानी वाली बुक में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए थे, ठीक ना, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग समय के साथ नई बुक सब लोग ले लिए होंगे, तो मैं नई बुक से ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो नई बुक में बहुत कम क्वेश्चन दिए दोस्तों, और बहुविकल्पी क्वेश्चन जब तक हम लोग ज़्यादा नहीं लगाते ना तब तक अपने को चैप्टर का पूरा निचोड़ नहीं मज़ा आता है। 7 ही क्वेश्चन है, कम ही मज़ा लेते कोई बात नहीं, लेकिन मज़ा तो आएगा। मज़ा लेने के लिए तैयार हो जाइए। लीजिए आ गया है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कह रहा है कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है। यदि ब्रेक का बल 4000 न्यूटन हो तो कार को रोकने में आवश्यक समय होगा। दोस्तों ये है क्वेश्चन। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आते दोस्तों, क्वेश्चन में जितने भी वर्ड आए हैं जो अपने रिलेटेड हैं फिजिक्स से, हर एक वर्ड के बारे में बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाता हूँ और उससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक मिलेंगी उसको समझाता हूँ, तब जाके क्वेश्चंस को आपको लगाता हूँ। तो पहले आपको लिखा हुआ है 4000 किलोग्राम द्रव्यमान। दोस्तों एक वर्ड आया है द्रव्यमान। द्रव्यमान दोस्तों क्या होता है, मास क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मास, द्रव्यमान दोस्तों किसी भी वस्तु के कुल परिमाण, कोई भी वस्तु है उस वस्तु का जो कुल परिमाण है, कुल परिमाण को ही हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी वस्तु है, वस्तु का कुल परिमाण ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान का मास का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम, बोले तो 1000 ग्राम। कितने लोग दोस्तों इसी में भूल जाते हैं। इसलिए अगर बताओ, मुझे कभी कभी हंसी आ जाती है यार, किसी से पूछो ना 1 ग्राम में, या ये तो 1 किलोग्राम में बता लेते हो, लेकिन अगर यही पूछा जाए कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, नहीं बता पाते। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 1/1000 किलोग्राम। इसी को आप लिख सकते हो 10⁻³ किलोग्राम। अगर आपसे कोई पूछे 2 ग्राम में कितने किलोग्राम, तो आप क्या बताओगे? 2 × 10⁻³ किलोग्राम। आपसे कोई पूछ रहे 10 ग्राम में कितने किलोग्राम, 10 ग्राम में 10 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक ना। द्रव्यमान कैसी राशि है दोस्तों? राशि की बात करें तो यह राशि होता है अदिश। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। आप किसी भी दुकान पे जाते हो, कोई सामान लेते हो, तो सामान लेते समय आप दुकानदार से कभी भी नहीं ये बोले होगे, अंकल अंकल ये जो आलू है ना, मुझे 8 किलो आलू पूरब वाला दे दीजिए, पश्चिम वाला दे दीजिए, 8 किलो आलू पूरब वाला, पश्चिम वाला। ऐसा कभी बोले हो? कभी नहीं। सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ अंकल जी हमें 8 kg आलू दे दीजिए, 8 किलो आलू चाहिए, 8 किलो आलू दे दो, ऐसा बोलते हो ना आप लोग। तो 8 किलो आलू जो आप लेते हो तो 8 kg, इसमें कोई दिशा आया है? नहीं। तो यह कैसी राशि है? तो द्रव्यमान दोस्तों आपकी अदिश राशि है, ठीक। द्रव्यमान जो दोस्तों होता है, द्रव्यमान किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नियत होता है। द्रव्यमान समय के साथ नियत होता है, द्रव्यमान समय के साथ चेंज नहीं होता है। ये बढ़िया बात मैंने आपको बोला। तो द्रव्यमान दोस्तों क्या होता है? समय के साथ नियत होता है। द्रव्यमान समय के साथ नियत होता है। द्रव्यमान समय के साथ नियत होता है। द्रव्यमान समय के साथ क्या होता है? नियत होता है। तो अगर दोस्तों द्रव्यमान समय के साथ नियत होता है, तो अगर मैं द्रव्यमान का समय के साथ अवकलन करा दूं तो अवकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये दोस्तों बात बढ़िया है कि dm/dt यानी टाइम के रिस्पेक्ट में मास का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान की परिभाषा, किसी वस्तु के कुल परिमाण को द्रव्यमान कहते हैं।
द्रव्यमान का SI यूनिट केजी, CGS यूनिट ग्राम, और डायमेंशन यानी दोस्तों जो क्या बोलते हैं उसको, बीमा, तो द्रव्यमान बीमा क्या होता है, कैपिटल M होता है। ठीक है, द्रव्यमान कैसी राशि, अदिश राशि है, और द्रव्यमान समय के साथ नियत होता है। अगर हम उसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दें तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दोस्तों हम लोग चाहे चंद्रमा पे चले जाएं, कहीं और चले जाएं, हमारा द्रव्यमान चेंज नहीं होता है और टाइम के साथ नियत होता है, जबकि जो हमारा भार होता है वह भार हमारा नियत नहीं होता है, भार हमारी सदिश राशि होती है। तो ये द्रव्यमान के बारे में इतनी जानकारी निकल के आया। और देखो द्रव्यमान में दोस्तों एक होता है, एक वर्ड कुंटल, कुंटल, और एक वर्ड होता है टन। तो ये भी जानते रहे, एक कुंटल में होते हैं दोस्तों 10 किलो, वाह, एक कुंटल में कितने किलो होते हैं, 100 किलो, कितने होते हैं, 100 केजी, और एक टन में होता है 1000 केजी, या इसी को आप बोल सकते हो 10 कुंटल। ठीक ना, तो दोस्तों ये बात भी आपको याद होना चाहिए। 1 कुंटल में कितने किलो होते हैं, 100 किलो होते हैं। 1 टन में कितने किलो होते हैं, 1000 किलो होते हैं। 1000 किलो बोलो या आप 10 कुंटल बोलो, एक टन को 10 कुंटल, एक टन में 10 कुंटल होते हैं, ये बात भी सही है। ठीक ना, तो ये मास के बारे में जानकारी है। अब मास के बारे में ये जानकारी आप नोट कर लो। ठीक ना, चलो मास के बारे में बात दिया है कि एक कार 40 मीटर पर सेकंड की चाल से, चाल आया है तो चाल के बारे में भी बात करते हैं। इरेज करें इतनी बात दोस्तों, आप ना जो भी आप नोट्स बना रहे होगे, एक एक नंबर का भी नोट्स बनाया करो। एक एक नंबर के नोट्स में जो ये सब चीज़ें आपकी थ्योरी बताई जाती है ना, उसको नोट किया करो। तो आपको क्या होगा, अगर मान चलो कि आप टॉपिक कम पढ़ पाए हो, तब भी आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को आप कवर कर सकते हो। आप एक बढ़िया तरीके से तैयारी भी कर रहे हो, हिसाब से इसमें ही हो जाएगा। ठीक ना, तो आप ये सब बातें नोट किया करो। ये सब मैं बातें एकदम हल्के में नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया जो बातें होती हैं उन्हीं को साथ लेके जीरो से हीरो कर रहा हूँ आपको। चाल दोस्तों, जो चाल होता है, अब देखो चाल आया है, तो चाल का परिभाषा याद करने के लिए आप लोग याद करे होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल बोलते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक ना, या द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक ना, यहाँ से परिभाषा हो गया। इसी परिभाषा से हम लोग दोस्तों इसका SI यूनिट बताएंगे। तो SI यूनिट की बात करें, क्या हो जाएगा, दूरी का मीटर, समय का सेकंड, मीटर पर सेकंड। CGS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये दोस्तों कैसी क्वांटिटी है, अदिश है कि सदिश है, वेक्टर है कि स्केलर है। तो डिस्टेंस होता है स्केलर, टाइम होता है स्केलर, दोनों स्केलर हैं, तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। इसका जो डायमेंशन होगा वह डायमेंशन क्या होगा, डिस्टेंस का डायमेंशन L, टाइम का डायमेंशन T, ये ऊपर जाता है LT-1, ये हो गया। ठीक ना दोस्तों, जो चाल होता है, चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। दोस्तों जो स्पीड होता है वह स्पीड कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है। चाल जो होते हैं, चाल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। कौन कौन से, पहला नाम लिख लो, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और दोस्तों जो आपका चौथा होता है इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो 4 प्रकार के आपके स्पीड होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टैंटेनियस स्पीड। यहाँ दोस्तों 1 नंबर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर कोई भी कार चल रही है, कोई भी वाहन चल रही है, कोई भी व्हीकल आप चला रहे हो, तो उसका जो आपका स्पीडोमीटर होता है, वह स्पीडोमीटर इन चारों प्रकार के चालों में से, इन चारों प्रकार के स्पीड में से कौन सा स्पीड बताता है आपका स्पीडोमीटर, तो वह बताता है आपका इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्या बताता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो आपका जो स्पीडोमीटर होता है वह स्पीडोमीटर इंस्टैंटेनियस स्पीड को बताता है, तात्क्षणिक चाल को बताता है। ठीक ना, तो ये चाल के बारे में बातें हो गई भाई। ठीक है ना, यहाँ से एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, तो गए टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड में दोस्तों मैंने 2 गजब का फार्मूला बताया है।
एक मैंने बताया कि अगर दूरी समान हो, यदि दूरी समान हो, यदि डिस्टेंस समान हो, यदि दूरी समान हो, यदि दूरी समान हो, तब शॉर्टकट बताने के शॉर्टकट कैसे लगाओगे? एवरेज स्पीड v बार इक्वल टू 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, ठीक ना। यदि समय समान हो, यदि समय समान हो तो v बार इक्वल टू u प्लस v अपान 2, ऐसे कर सकते हो। यदि समय समान हो, समय समान रहेगा तब ये, और समय समान रहेगा ये, और दूरी समान रहेगा तो ये। बाकी ये फॉर्मूले निकाले कहाँ से गए हैं? यहीं से निकाले गए हैं, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम से निकाले गए हैं। ये दोस्तों चाल के बारे में, जो कि आप जब हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे उस जब क्वेश्चन मैंने कराया सब ये सब बातें बताया है, सब बातें बताया है, लेकिन फिर आया, फिर मैंने रिपीट किया। मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? चलो भाई क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन नंबर कहाँ, अभी क्वेश्चन नंबर कहाँ भाई? और क्या आया है? इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है। यदि ब्रेक का बल 400 न्यूटन हो तो कार को रोकने में आवश्यक समय। दोस्तों बल आया है, एक वर्ड बल को बारे में बता दे तब आएंगे, चले ना, बल के बारे में बता दे तब। इसको नोट जो करना भाई नोट कर सकते हैं आप, ना नोट करिए कि क्यों, सुनते रहें, सुनते सुनते दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी कि बस सुनते सुनते। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं, नहीं पा पाते हैं, लेकिन हम लोग हमारी कोशिश रहती है कि आपको एक क्वेश्चन में कम से कम मैं 4-5 क्वेश्चन की जानकारी दे सकूं। क्वेश्चन 1 जानकारी 5, मज़ा आ जाता है। बल, यहाँ पे दोस्तों आपको बल के बारे में है तो बल के बारे में थोड़ा जान जाओ भाई। बल दोस्तों, बल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, और फोर्स का फोर्स और सिंबल होता है एफ। बल को बोलते हैं फोर्स, सिंबल होता है एफ। फार्मूला क्या होता है? 2 फार्मूले से बल को याद करो, एक होता है F इक्वल टू ma, दूसरा फार्मूला होता है F इक्वल टू डेल्टा P अपान डेल्टा T। इन्हीं दोनों फार्मूले को अगर याद कर रहे हो, यही दोनों फार्मूले दोस्तों आपको बताते हैं न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। देखो तृतीय लिखने जा रहा था, दूसरा नियम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द्वितीय नियम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? अगर कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप क्या बताओगे कि मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट, मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो दोनों तरीके से आप न्यूटन के गति विषयक नियम को बता सकते हैं। दोनों को जो फार्मूला लिखा गया है, फार्मूले को वर्ड में बोल दो, वही है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ से बल की परिभाषा भी हो गई। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक, अब दोस्तों बल का जो एसआई यूनिट होता है, फोर्स का एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट आपको याद करना है। देखो मास का किलोग्राम, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन। सीजीएस यूनिट की बात करता हूँ, सीजीएस यूनिट में किलोग्राम के प्लेस पर ग्राम, मीटर के प्लेस पर सेंटीमीटर पर सेकेंड के प्लेस पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइन से डर लगता है ना, यही है वो डाइन जिससे तुम लोग डरते हो। डरना थोड़ी है यार, ठीक ना। न्यूटन हो गया, डाइन हो गया। दोस्तों ये यहाँ पे 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये कैसे होता है ये भी देख लो। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो, अभी मैंने बताया 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 मीटर में सेंटीमीटर नहीं बताया, बाकी जानते होगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया? 10⁵। ठीक, डायमेंशन, बल का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन सबको पता है। फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2। बाकी फोर्स कैसी क्वांटिटी है? तो फोर्स दोस्तों होती है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। देख लो कैसे, 2 चीज़ें हैं, ये मास है स्केलर, एक्सीलरेशन है वेक्टर। अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर आ गया तो हो जाएगा वेक्टर। यहाँ पर देखो मोमेंटम है वेक्टर, टाइम है स्केलर, दोनों में से अगर कोई एक वेक्टर हो गया तो क्या हो जाएगा? वेक्टर। अब ये नहीं कह सकते दोनों में से कोई एक स्केलर है तो हो जाएगा स्केलर, नहीं, दोनों में से दोनों स्केलर होगा तब स्केलर होगा, या तो दोनों में से दोनों वेक्टर हो जाए तो कभी कभी स्केलर होता है। जैसे दोस्तों अभी पिछले वाले चैप्टर में आपने देखा फोर्स, वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से वर्क क्या होता है? स्केलर होता है। ठीक ना। एक और देख लो,
पावर स्केलर क्वांटिटी है। क्यों पावर स्केलर क्वांटिटी? इसलिए है क्योंकि यह फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से पावर क्या होता है? स्केलर होता है। और देख लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं। दोस्तों ये जो फाई ई होता है वह वेक्टर ई और वेक्टर ए का स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। बाकी देख लो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी लिखते हैं। फाई बी का फार्मूला होता है वेक्टर बी और वेक्टर ए का स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर बी और वेक्टर ए का स्केलर प्रोडक्ट होने की वजह से, वेक्टर बी और वेक्टर ए के स्केलर प्रोडक्ट होने की वजह से फाई बी क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। तो ये सारे मैं एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको माइंड में ये कभी ना आए कि दो सदिश हैं तो सदिश हो जाता है। नहीं, सदिश हो जाता है, बात सही है, लेकिन अदिश भी हो जाता है। तो ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि दो सदिश का मल्टीप्लाई होगा तो सदिश ही होगा। दो सदिश का मल्टीप्लाई होगा तो सदिश भी होगा, अदिश भी होगा। डिपेंड कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, यानी डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक ना? तो देखा दोस्तों, हमने अभी क्वेश्चन बताया नहीं, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बता डाला। अब यहाँ से इतनी ही बातें केवल आप सीखे हैं। इतनी ही बातें सीखने से आपको क्वेश्चन लगाने देखो कितना ईजी होगा। ठीक ना? चलो भाई, अब आता हूँ मैं क्वेश्चन पे। अब आते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक ना? तो मैंने आपको देखो 16 मिनट तक केवल थ्योरी बताया, केवल 16 मिनट तक। अब तो 16 मिनट में हम लोग दोस्तों कम से कम 3-4 क्वेश्चन लगा ले जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं, 7 ही क्वेश्चन है। तुम लोग कहोगे सर ये क्या मजाक करते हैं, लेकिन मजाक नहीं भाई, ये सीरियस अच्छी बात है। ये मेरी क्वालिटी सही है। मुझे तो खुशी होती है कि मैं केवल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी थ्योरी बता रहा हूँ। भले से आपको थोड़ा सा ऑड लगता है, आपको थोड़ा सा ख़राब लगता होगा। अगर दोस्तों ख़राब लगा करे ना, आप स्किप कर लिया करो। ठीक ना? आपके पास ऑप्शन तो है, आप स्किप कर लो, भगा लो। ठीक है? अगर आपको थ्योरी नहीं सुनना है, केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, तो आप भगा लिया करो। ठीक है? आपके पास सब तो ऑप्शन है यार। चलो क्वेश्चन नंबर पहला जब कह रहा कि देखो क्वेश्चन कोई भी दोस्तों हो, चाहे इजी हो चाहे टफ हो, लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको लिखो। क्या क्या गिवन है उसको लिखो। लिखता हूँ भाई क्या क्या गिवन है। 1000 किलोग्राम एम है, मास है 1000 किलोग्राम। आगे कह रहा है कि एक कार 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। दोस्तों कोई कार पहले गति कर रही है तो बाद में जाके रुक रही है, तो ये पहले जो गति कर रही है वह हुआ उसका इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है यू। आपको यू दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 40 मीटर की चाल से गति कर रही है। इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है। यदि ब्रेक का बल 4000 न्यूटन हो, ब्रेक लगाया जाता है। जब ब्रेक लगाया जाता है तो जाके रुक जा रही है, तो रुक जा रही है, यहाँ पे लिखा नहीं है ना रुक जा रही है, लेकिन जानो भाई ब्रेक किस लिए लगाया जा रहा है? कार में ब्रेक जो लगाया जा रहा है रुकने के तो लगाया जा रहा है कि रुक जाए। v = 0। यदि ब्रेक का बल 4000 न्यूटन हो, जो फोर्स दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 4000 न्यूटन हो, तो कार को रोकने में आवश्यक समय होगा। तो कितना समय लगेगा? कार को रोकने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। अब दोस्तों कार को रोकने में कितना समय लगेगा समय पूछ रहा है, तो समय निकालने के लिए आपको u पता है, v पता है, समय तभी निकाल पाओगे, यानी गति का समीकरण तभी लगा पाओगे जब आपको त्वरण पता हो, एक्सेलरेशन पता हो। एक्सेलरेशन निकालने के लिए यहाँ पे फोर्स और मास दिया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सेंस F = क्या होता है? ma, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट फोर्स। तो a चाहिए, तो यहाँ पे F की जगह पे लिखो 4000, m की जगह पे 1000 इंटू a, 30 खिसक लिए, a = आया 4। अब ये दोस्तों प्लस में होगा कि माइनस में होगा? जाहिर सी बात है, पहले कार की स्पीड ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई। इसका मतलब है कि उसका त्वरण क्या हुआ? समय के साथ घट गया है, इसको बोलते हैं मंदन। तो a = आ जाएगा -4। ठीक ना? माइनस में क्यों आया? क्योंकि त्वरण जो है समय के साथ घट रहा है। त्वरण समय के साथ घट रहा है। पहले कुछ त्वरण मतलब त्वरण बोल रहा हूँ यार, वेग समय के साथ घट रहा है। देखो पहले वेग कितना था? 40, बाद में कितना हो गया? 0। समय के साथ घट रहा है तो घटेगा, त्वरण माइनस में। वेग समय के साथ बढ़ेगा, त्वरण प्लस में। आगे क्या पूछा? टी पूछा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं सिंस ए = क्या होता है? ΔV/ΔT। ठीक ना? ΔT लिखो, चाहे टी लिख दो कोई बात नहीं, टी लिख दो तभी चलेगा, ΔV/T। तो ΔV मतलब चेंज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, ऐसे कह सकते हो। तो ए अपने को पता है, ए कितना है? -4। वी कितना है? 0, माइनस यू कितना है? 40,
अपान टी। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -40 अपान -4, माइनस माइनस कैंसिल, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट कर दो क्या 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में वो कार जाके रुक जा रही है। जो समय पूछा हुआ था कितने सेकंड में जाके रुक जाएगी, वो 10 सेकंड में। दोस्तों यहाँ पे माइनस कन्फ्यूज तो नहीं हुए ना भाई। आपका जो हम लोग ए का डिफिनीसन होता है, ए का देखो ये रियल डिफिनीसन ये है v माइनस यू अपान टी। तो v क्या है, फाइनल है 0, माइनस यू -40 अपान टी। तो यहाँ पे क्या है, माइनस में आया, तो ये मुझे यहाँ से पता चल गया, तभी मैंने यहाँ पे ए माइनस में लगाया। नहीं लगाते, नहीं लगाओ तभी चलेगा। तो यहाँ पे u माइनस भी कर दो, तब भी सही आ जाएगा, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम संवेग वाला कण है। तो दोस्तों संवेग आया है, संवेग देख लो, संवेग को p से लिखते हैं, p इक्वल टू होता है mv। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। एसआई यूनिट की बात करता हूँ, एसआई यूनिट की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं न्यूटन सेकेंड। अब ये न्यूटन सेकेंड कैसे होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। सीजीएस यूनिट हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइन सेकेंड। डायमेंशन दोस्तों, इसका डायमेंशन जो हो जाएगा, डायमेंशन क्या होगा, MLT-1। ये कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, देखो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, मास स्केलर वेलोसिटी वेक्टर, दोनों में से ए वेक्टर तो वेक्टर हो जाएगा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी मतलब हुआ दोस्तों जिसमें मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन हो, तो मैग्नीट्यूड तो समझ में आता है, अब डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन जो हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक ना। किसी वस्तु का अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, किसी वस्तु का वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है। मोमेंटम और मास के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ ड्रा करें तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर किसी बॉडी के मोमेंटम को हम लोग नियत कर दें, तो मोमेंटम ये नियत है, तो यहाँ पे अगर मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा, मास कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। इसीलिए देखा करो मतलब कि कोई भारी चीज़ है, भारी चीज़ का वेलोसिटी कम होता है, हल्की चीज़ का वेलोसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक ना। इतनी बात समझ आई ये मोमेंटम के बारे में। अच्छा, अगर हम लोग m और v के बीच में ग्राफ ड्रा करें, तो अपने को m और v के बीच में ग्राफ ड्रा करें तो ऐसा मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। जहाँ पे यहाँ पे मान लो ये मास है और यहाँ पे ये क्या है, वेलोसिटी है। अगर हम लोग v और m के बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे तब, ठीक ना। चलो भाई, ये मैंने संवेग के बारे में बताया। अब संवेग के बारे में जो बता दिया है, अब क्वेश्चन पे आते हैं भाई। पहले मैं इसको इरेज कर दूं, जो मैं बताया हूं इसको इरेज कर दूं, तब क्वेश्चन लगाऊं ना। चलो भाई इरेज कर देता हूं मैं। ये सब बातें दोस्तों आपको थ्योरी में मिलेगी, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा समझा दिया ताकि आप थ्योरी नहीं पढ़े तब भी आपको हाँ वाह भाई मज़ा आ गया, आपको वाह भाई मज़ा आ गया, ये चीज़ सुनने के लिए मैं आपको बताता हूँ ना। तो कह रहा है कि एक निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, मतलब सबका वेग समान है, तो किसका संवेग वाला कण, तो अधिकतम संवेग वाला कण भाई संवेग होता है p इक्वल टू mv। क्वेश्चन नंबर दूसरा है p इक्वल टू mv। किसका संवेग ज़्यादा होगा, भाई सबका वेग समान है, तो जिसका मास ज़्यादा उसका संवेग ज़्यादा। अब देखो मास में एक है आपका बीटा कण, तो दोस्तों बीटा कण का अगर मास आपको याद है, ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लो, 1/1836 मास ऑफ प्रोटॉन। p मतलब प्रोटॉन, m मतलब मास ऑफ प्रोटॉन का 1/1836 गुना होता है। इसका मतलब प्रोटॉन के मास से बहुत कम होता है। वाह भाई, प्रोटॉन हो गया। उसके बाद प्रोटॉन का मास, दोस्तों प्रोटॉन का मास देखो क्या होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 गुणे 10 की घाते -27।
अभी तक दोस्तों हम लोग क्या याद किए रहते थे अक्सर 1.67 गुणे 10 की घाते -27 kg, इतना याद किए रहते थे। लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट बताया हूँ। क्यों बताया हूँ अभी एक और देख लो। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वह होता है, न्यूट्रॉन का मास 1.6749 गुणे 10 की घाते -27 kg, इसीलिए बताया। अब बताओ 1.67 यहाँ भी, 1.67 यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 6, यहाँ पे क्या है 4 9, तो ज़्यादा किसका हुआ? न्यूट्रॉन का। ये जब तक आप 4 डिजिट में नहीं याद करोगे तब तक क्या आप बता पाओगे कि प्रोटॉन ज़्यादा भारी है कि न्यूट्रॉन ज़्यादा भारी है? बता पाओगे कि प्रोटॉन ज़्यादा भारी है या न्यूट्रॉन ज़्यादा भारी है? तो कौन ज़्यादा भारी है, किसका मास ज़्यादा होता है, ये बताने के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि प्रोटॉन का 4 डिजिट तक मास और न्यूट्रॉन का 4 डिजिट तक मास। अब क्या प्रोटॉन का मास क्या बताओगे? 1.6726 इंटू 10⁻⁻27, 1.6726 गुणे 10 घाते -27, 1.6749 गुणे 10 घाते -27 kg, ठीक ना। एक और कौन बचा है? अल्फा कण, सॉरी हाँ न्यूट्रॉन हो गया। अल्फा कण का भी द्रव्यमान देख लो। अल्फा कण का दोस्तों द्रव्यमान होता है 6.6444 गुणे 10 की घाते -27। तो मैंने क्या बताया? जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा। अब बताओ चारों चीज़ में से किस चीज़ का मास सबसे ज़्यादा है? एक है बीटा कण, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक है अल्फा पार्टिकल। चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इन चारों में से आप देख रहे हो कि अल्फा कण का मास सबसे ज़्यादा है, तो अल्फा कण का मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा, है ना। अल्फा कण का मास सबसे ज़्यादा तो अल्फा कण का मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा, ठीक ना। चलो भाई ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अल्फा कण, ठीक ना। अब डायरेक्ट मैं क्या करता, डायरेक्ट अल्फा कण करवा देता, लेकिन मैंने नहीं करवाया। इसके लिए मैंने पूरा डिटेल में आपको मोमेंटम के बारे में समझाया, ठीक ना। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो जल्दी हो जाएगा, तुरंत आप कर दोगे, देखोगे तुरंत आंसर करोगे भाई। आप लोग इसको लगाओ पहले, ठीक ना। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो वस्तुओं ए तथा बी के द्रव्यमान क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम हैं और वे एक ही वेग से गतिमान हैं। ए तथा बी के संवेगों का अनुपात होगा। ए और बी का संवेग, ट्राई करो भाई इसको जरा, ए और बी को जरा संवेग निकालो भाई। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो ये पहला पार्टिकल है, ये है दूसरा पार्टिकल। पहले पार्टिकल का नाम है ए, दूसरे पार्टिकल का नाम है बी। ये जो है आपका 2 kg का और ये है आपका 10 kg का। दोनों का वेलोसिटी सेम है, इसका भी v है तो इसका भी v है। मान लो इसका मोमेंटम है p1, इसका मोमेंटम है p2, तो p1 अपान p2 पूछ रहा है, तो p1 क्या हो जाएगा? m1v और p2 क्या हो जाएगा? यहाँ से p2 क्या हो जाएगा? m2v। आपसे क्या पूछा हुआ है? ए तथा बी के संवेगों का अनुपात, ए का संवेग बी का संवेग, तो p1 अपान p2 इक्वल टू m1v अपान m2v। बेचारा v बर्बाद हो गया, m1 अपान m2, तो p1 अपान p2 इक्वल टू m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 10, कितना आ गया भाई? 1:5। देखो कितना आसान रहा ना, कितना आसान रहा ना। तो ये आसान कैसे हो गया? आपने मोमेंटम सीख लिया। आप एक बार मोमेंटम सीख लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक ना। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल F समय डेल्टा t तक कार्य करे तो बल का आवेग होगा। दोस्तों एक आवेग होता है, एक वर्ड होता है आवेग। आवेग का फार्मूला होता है बल गुणे सूक्ष्म समय, बल गुणे सूक्ष्म समय। तो कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु है, उस वस्तु पर बहुत भारी बल या बहुत ज़्यादा बल बहुत कम समय के लिए लगे तो बल और समय का जो गुणनफल आता है वही गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग। जैसे देखो हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में जब बॉल आती बहुत स्पीड के साथ आती है तो हम लोग जो बल्ला लिए रहते हैं, बल्ले से बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगाते हैं। बल्ले से जो फोर्स लगाते हैं बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। मान चलो कि एक गेंद पे 4 रन चाहिए, तो जो सामने वाला बैट्समैन होता है ना, पूरा मूड बनाया रहता है, कितना भी तेज आए कैसे भी आए, इतनी तेज बल्ला झुमाएंगे, अगर लगी गेंद ना तो इधर कहीं दिखनी नहीं चाहिए, मतलब डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर
4 चाहिए तो 6 लेकर आएंगे, 4 चाहिए तो 6 लेकर आएंगे। कब करता है वो? जब देख लेता है कि भाई हाँ अब एक गेंद पे आर या पार वाली लड़ाई है, गेंद आई चाहे जितनी तेज से और बल्ला जमाया, बल्ले पे गेंद लगी, भैया निकल गई बाउंड्री के बाहर और खुशी की लहर दौड़ उठी, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, हमने बल लगाया क्या? बहुत ज़्यादा, और कितने समय के लिए? बहुत कम समय के लिए। तो बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। और एग्जाम्पल देखो, हम लोग जब ऊंचाई से कूदते हैं ना नीचे, जैसे ऊंचाई से नीचे कूदो, बता रहा हूँ ना, पैरों में बहुत तेज चोट लगती है, पैर में बहुत तेज चोट लगती है। लेकिन वही अगर आप बालू पे कूदो, बालू नीचे रखा हुआ है, गद्दा रखा हुआ, गद्दा, अरे ये तो कूदने का अलग ही मज़ा है। ऊपर रसोई, नीचे मान लो कभी कभी हम लोग ना, बचपन की बात बता रहे हैं कि जब ना शादी उदी पहले जब होता था ना, पहले गद्दा उद्दा ला करके ना ये जगह पहले रख दिया जाता था, फिर शाम को उसको दिया जाता था जब लोग बारात आ जाते थे। लेकिन अब तो क्या हो गया, बफर सिस्टम हो गया कि लोग आए, नाश्ता पानी किए, खाना पीना खाए, डीजे पे डांस किए, उसके बाद फुर्र हो गए अपने घर। लेकिन पहले क्या होता था कि रात भर लोग रुकते थे, जब रात भर लोग रुकते थे उनको गद्दा चाहिए था, मतलब भाई रोज सोने होने के लिए चाहिए ना, ठंडी उंडी पता चला कि ओढ़ने के लिए चाहिए, तो वही टेंट वाला गद्दा आता था। तो अब लोग क्या करते थे ना, पेड़ पे से चढ़ के उस गद्दे पे कूदते थे, गजब का मजा आता था। पेड़ पे से चढ़ के गद्दे पे कूदो, मतलब गद्दा ऐसा जगह रखा था मान के चलो पेड़ ओढ़ के नीचे, ताकि भाई अगर बारिश थोड़ी बाई दफ़े आ जाए तो बच जाए। प्लस लोग ये जगह रख देते हैं, मान चलो वो पेड़ के नीचे ही रखा गया है, ठीक है, हर बार थोड़ी है कि पेड़ के नीचे ही गद्दा रखा जाए। तो पेड़ पे से नीचे गद्दे पे कूदो ना, उसका अलग मजा आता था। तो क्यों मजा आता था? क्योंकि जब पैर गद्दे पे पड़ता है, ठीक ना, तो जब गद्दे पे पड़ता है तो फिलहाल तो गद्दा तो है ये भाई, जो चोट लगेगा नहीं, लेकिन अगर ज़मीन पे कूदते हैं हम लोग तो पैर तुरंत ज़मीन पे पड़ता है, तुरंत ज़मीन पड़ता है, सबसे बड़ा तेज चोट लगता है। इतना तेज चोट लगता है ना कि 4 गाली अपने आप मन में आती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता गाली दो किसके, गाली दे किसको। हाँ, अगर कोई धक्का दे दिया है तब तो भाई उसको गाली दें, अपने से कूदें, टेस्ट कर रहे थे इतना चोट लगता है, अपने आप को गाली दे के संतोष कर लो। और देखो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और एग्जाम्पल जैसे हम लोग दोस्तों दीवार में कील गाड़ते हैं ना, तो हथौड़ी से ऐसे फोर्स लगाते हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो वहाँ पे जब हथौड़ी से फोर्स लगाते हैं तो हथौड़ी से बहुत तेज़ी से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और बहुत कम समय के लिए ठक ठक कर देना, तो वहाँ पे क्या हो गया, ये आवेग के एग्जाम्पल है। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग भी कुछ एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में छाप देना कि हाँ सर दिस इज द आल्सो एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स, ठीक है। चलो, तो अब ये समय देखो, फार्मूला क्या हो जाएगा, इम्पल्स का फार्मूला फोर्स F, समय डेल्टा T। लो भाई यही ऑप्शन सही हो गया, देख लो, मिला लो, आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर चौथे का बी। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां जाओ, क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 5वां। चलो भाई ये मैं इरेज कर दूँ भाई, इसको इरेज कर दूँ, ठीक ना, इरेज कर दे तब बताएं। क्वेश्चन नंबर 5वां इरेज कर दें, चलो भाई इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वें के लिए थोड़ा जगह ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां और दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला, दोनों एकदम सेम टाइप के, एकदम सेम। अभी देख लो जरा, देख लो सामने, पढ़ लो। कह रहा है कि 2000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार M दिया हुआ है, M कितना दिया, 2000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 20 मीटर पर सेकेंड U दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति कर रही है, ब्रेक का प्रयोग कर कार को रोका जाता है, रोक लिया गया तो V कितना हो गया, 0 हो गया। आगे कह रहा है यदि मंदक बल 2000 न्यूटन हो, बल यहाँ पे आया कितना, 2000 न्यूटन हो, तो कार को रोकने में आवश्यक समय, कितने समय में कार को रोका गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों पहले आप समय निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा त्वरण, एक्सीलरेशन कहाँ से निकालोगे, F = ma से, सेंस F = क्या होता है, ma, तो F के प्लेस पर क्या लिखोगे, F के प्लेस पर लिखोगे 2000, सही ना, 2000, M के प्लेस पर 2000 इंटू A, ये बेचारे कट गए, A = आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब अगर बात की जाए ये त्वरण माइनस में होगा कि प्लस में होगा, माइनस में होगा, सीधी सी बात है, लिखो चाहे मत लिखो। अब आ जाओ भाई, सेंस त्वरण A बराबर होता है डेल्टा V अपान डेल्टा T, T लिख दो, तो A कितना लिखोगे 1, डेल्टा V का मतलब हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी, तो V माइनस U करोगे तो आपको माइनस में आएगा, तो U माइनस V कर दो, अगर यहाँ माइनस नहीं लगा रहे हो तब तो U माइनस V अपान T कर दो, तो 1 = U की वैल्यू कितना है 20 माइनस 0 अपान T, तो T = कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। अब बताओ पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोनो फर्क है का, पहले वाले क्वेश्चन में और 5वें वाले क्वेश्चन में कोनो फर्क दिखा, कोनो फर्क नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां कि 2 किलोग्राम की एक वस्तु एक चिकने फर्श पर 10 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से
एक सरल रेखा में चल रही है। वस्तु पर कार्य करने वाला परिणामी बल है। बढ़िया क्वेश्चन भाई। 2 किलोग्राम की एक वस्तु m दिया है, m कितना दिया है 2 kg। 2 किलोग्राम की एक वस्तु एक चिकने फर्श पर 10 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से, तो जो अपने को v दिया हुआ है या u दिया है, u कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक समान चाल। जब दोस्तों चाल एक समान होती है, जब दोस्तों चाल एक समान होती है तो वहाँ पे त्वरण क्या होता है 0। जब स्पीड यूनिफॉर्म होती है वहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होता है 0। अगर दोस्तों एक्सेलेरेशन 0 हो गया तो वस्तु पर कार्य करने वाला परिणामी बल, तो बल का फार्मूला होता है, फोर्स का फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना आ जाएगा मास 2 kg, एक्सेलरेशन कितना आया 0, तो फोर्स कितना आ जाएगा 0। लो भाई छठवां क्वेश्चन भी हो गया, छठवां क्वेश्चन भी हो गया। आओ जब भाई सातवां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि 200 किलोग्राम द्रव्यमान की लिफ्ट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है। यदि g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो लिफ्ट की डोरी का तनाव होगा। दोस्तों समझो जरा, ये कोई दोस्तों क्या लिफ्ट है, ये कोई लिफ्ट है और ये लिफ्ट जो है 200 किलोग्राम की है। लिफ्ट का जो मास है वह कितना है 200 kg है। अब ये लिफ्ट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है। इसके दोस्तों अंदर त्वरण है और त्वरण कितना है ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है और इस त्वरण से ये लिफ्ट कहाँ जा रही है ऊपर की ओर जा रही है। और कह रहा है कि जो g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो लिफ्ट की डोरी का तनाव होगा। अब दोस्तों मास की वजह से जो भार होगा, वेट होगा, किधर काम करेगा नीचे की तरफ, और भार और जो डोरी में तनाव आएगा, डोरी में तनाव किधर आएगा ऊपर की तरफ आएगा। डोरी में तनाव किधर आएगा ऊपर की तरफ आएगा। अब इस लिफ्ट पर 2 बल काम कर रहे हैं। कितने बल काम कर रहे हैं 2 बल काम कर रहे हैं। अब इन दोनों बलों में से कौन सा बल ज़्यादा है, तो आप सोचो करिए सर कौन सा बल ज़्यादा है, ये कैसे बताएं सर कौन सा बल ज़्यादा है। देखो यहाँ पे लिफ्ट बताओ ऊपर की ओर जा रही है नीचे की ओर, तो आप कहोगे हाँ सर ए ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब अगर ए ऊपर की ओर लग रहा है मतलब त्वरण ऊपर है, इसका मतलब ऊपर की ओर जा रही है। अगर ऊपर की ओर जा रही है इसका मतलब टी ज़्यादा है, तो टी ज़्यादा है mg कम है, तो इस पर लगने वाला नेट बल जो दोस्तों होगा वह हो जाएगा नेट बल T माइनस mg इक्वल टू नेट बल F बोले तो ma। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा T इक्वल टू ma प्लस mg। T इक्वल टू m का कॉमन ले लो a का कॉमन लोगे a प्लस g, तो T इक्वल टू m कितना दिया हुआ है 200, a कितना दिया है 3 और g कितना दिया है 10, 10 3 13, T इक्वल टू 200 इंटू 13, तो T इक्वल टू 13 2 जा 26 00 इतने न्यूटन। तो जो डोरी में टेंशन आया, तनाव आया, तनाव बल आया, वह कितना आया 2600 न्यूटन आया। बस दोस्तों इतनी सी बात है, बस इतना सा ये क्वेश्चन है। केवल 7 क्वेश्चन थे और हमने 7 के 7 क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में करा दिया। और एक ही वीडियो में कहने की क्या ज़रूरत है यार, हर एक चैप्टर का चाहे क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, इस समय दोस्तों ना बता रहा हूँ ना दोनों के क्लास 11th के भी क्लास 12th के भी केवल बहुविकल्पी चल रहे हैं। लेकिन क्लास 12 तो बहुविकल्पी चलेगा क्योंकि उसके तो थ्योरी लगभग सब डन है। जो थ्योरी नहीं है वो ही कराएंगे। बाकी क्लास 11 की थ्योरी बहुत नहीं कराए हैं यार, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत नहीं कराए हैं। बोले तो मैं अगर समझूँ तो केवल 7 8 9 चैप्टर तक कुमार मित्तल बुक से अगर बात करूँ तो केवल 7 8 9 चैप्टर हुए हैं, बाकी सब चैप्टर बचे हैं। तो थ्योरी कराएंगे भैया, ठीक ना। लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि अभी आज हम लोग पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 6 पे, तो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 तक कर लें। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर नंबर 10 से करते रहेंगे। बाकी हम लोग आगे का जो थ्योरी है थ्योरी पढ़ते रहेंगे, तब जाके आप बहुविकल्पी देखेंगे। मतलब अब सीरियल जो सिस्टम होता है सिस्टम से चलेंगे, यही थोड़ा 9-10 चैप्टर तक आ जाए, ठीक ना। तब जा करके तब क्या होगा, पहले थ्योरी तब जाके न्यूमेरिकल तब जाके आप बहुविकल्पी ऐसे करेंगे। बाकी अभी थोड़ा सा मैं आ जाऊं आप लोगों के साथ, जहां तक मैं यूट्यूब पे पढ़ा रखा हूं वहां तक आ जाऊं तब, ठीक ना। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 के बल न्यूटन गति विषयक नियम जितने भी क्वेश्चन थे 7 के 7 क्वेश्चन थे, सातों क्वेश्चन हमने बढ़िया तरीके से देखे। साथ ही साथ हमने कुछ उसके थ्योरी को भी जाना।
अच्छे से थ्योरी को समझा। बाकी थ्योरी दोस्तों चैप्टर की बहुत अच्छी खासी थ्योरी है, लेकिन थ्योरी को और करवाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल ही हमारे पास है, क्वेश्चन ही नहीं है। और ऐसे थ्योरी कराएंगे मज़ा नहीं आएगा, ठीक ना। एक साथ में थ्योरी कराएंगे वो मज़ा नहीं आएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई, सबको बाय बाय, राधे राधे।